आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन फीमेल सिंगर्स की जिनकी आवाज में जादू था, लेकिन फिर भी या तो वो इंडस्ट्री से गायब हो गईं या उन्हें गायब कर दिया गया। तो गोल्डन एरा से अगर हम शुरुआत करें तो उस समय हालांकि कंपटीशन अभी के कंपैरिजन में काफी कम था और तब फीमेल प्लेबैक सिंगर्स में गीता दत्त और सुरैया, नूरजहां आदि के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा सफलता मिली तो वो सिर्फ लता मंगेशकर और आशा भोसले ही रहीं। लेकिन इन दोनों ही बहनों पर आरोप लगते रहे कि इनका मन और नीयत कभी भी दर्पण की तरह साफ नहीं रहा और इन्होंने अपने कंटेम्परेरी कई सिंगर्स को सप्रेस करने, फिल्मों से उनके गाने हटवाने और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का काम किया। हमको तो बर्बाद किया है और किसे तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना रहा कि इन मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और लता मंगेशकर का नाम जबरदस्ती इसमें घसीटा गया, जबकि म्यूजिक डायरेक्टर्स खुद तब बस लता जी से ही गाना गंवाना चाहते थे और इसीलिए वो किसी और फीमेल सिंगर्स को अपनी फिल्मों में ज्यादा मौके नहीं देते। तो हाँ, ये भी सच है कि मंगेशकर सिस्टर्स पर लगाए गए एलिगेशंस में से ज्यादातर कभी भी आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुए, लेकिन फिर भी तब की इनसाइड चर्चाओं और मीडिया कॉलम्स में ये कहानियां प्रमुखता से छापी जाती रहीं, क्योंकि तब मंगेशकर बहनों के अलावा भी कई ऐसी फीमेल सिंगर्स रहीं जिनकी आवाज दिलों में बस गई। इनके गाने खूब पसंद भी किए गए, लेकिन फिर अचानक ये गायब हो गईं। गाने फिल्मों से रिप्लेस कर दिए जाते और इन्हें बताया तक नहीं जाता। तो ऐसे में तब के सिंगिंग टाइकून पर शक जाना और इसकी चर्चा होना लाजमी ही था। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम उन्हीं फीमेल सिंगर्स की बात करेंगे जिनकी आवाज बेहतरीन थी। गायकी में वो बात थी कि कोई भी दीवाना हो जाए, या कुछ तो क्लासिकल सिंगिंग में भी पारंगत थीं, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीति करके इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया या उन्हें साइकोलॉजिकल तौर पर इतना तोड़ दिया गया कि उन्होंने खुद ही इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। साथ ही कुछ ऐसी सिंगर्स की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने तमाम अड़चनों और बैड पॉलिटिक्स के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी कला से अपनी मजबूत पहचान बनाई। लेकिन पहले बात उनकी जिन्हें खूब परेशान किया गया, और इनमें पहला नाम है सुमन कल्याणपुर। तो सबसे पहले आप इनके ये कुछ सुपरहिट गाने सुनिए। रहे न रहे हम महका करेंगे, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों आपसे हमको बिछड़े एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज हूबहू लता मंगेशकर जैसी थी। जब पहली बार इनकी आवाज हिंदी सिनेमा में गूंजी तो सुनने वाले स्तब्ध रह गए। इनके सुर, ताल, लय इतने बेहतरीन थे कि जादू सा असर होता था और देखते ही देखते देश भर में इनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई। लेकिन बताते हैं कि इनकी इस परफेक्ट सिंगिंग की वजह से ही उस दौर की दिग्गज गायिकाओं का सिंहासन डोलने लगा, और फिर जो हुआ वो काफी बुरा था। इनकी मीठी सुरीली आवाज ही इनके लिए मुसीबत बन गई और ये बेरहम बॉलीवुड की साजिशों का शिकार हो गईं। दोस्तों, पहले इनका नाम सुमन हेमाड़ी था, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। बचपन में इन्होंने शौकिया तौर पर गाना सीखना शुरू किया, फिर उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नौरंग जैसे दिग्गजों से संगीत की तालीम ली और सुर लय ताल में पारंगत होती चली गईं। 1952 में इन्हें रेडियो में गाने का मौका मिला। परिवार की बंदिशों के बावजूद सुमन ने गाना शुरू किया और फिर मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाने का ऑफर मिला। आवाज लाइमलाइट में आई और फिर हिंदी फिल्म मंगू में ओपी नैयर ने इनसे एक लोरी गवाई।
इस तरह सुमन का हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगर का सफर शुरू हो गया। इन्होंने 1958 में मुंबई के एक बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से शादी की और सुमन कल्याणपुर बन गईं। मोहे अपना बना के गया फूल रे परदेसी बालम। इनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती थी कि लोग धोखा खा जाते और इनके और लता के गाए गीतों में फर्क कर पाना मुश्किल होता। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इसका खूब फायदा उठाया। जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिल पाती, वो इनसे अपने गाने गवाते। 1959 में आई फिल्म चांद में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजों को एक साथ एक ही गाने में पेश किया गया। शैलेंद्र के लिखे इस गीत में फर्क करना मुश्किल है कि कौन सी आवाज सुमन कल्याणपुर की है और कौन सी लता मंगेशकर की। नशे में हम नशे में तू क्या खबर दिल की धड़कन। लेकिन सुमन कल्याणपुर की आवाज का यही सुरीलापन ही इनके रास्ते का रोड़ा बन गया, क्योंकि बताते हैं कि कंपेयर किए जाने से धीरे धीरे लता मंगेशकर सुमन से चिढ़ने लगी और फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स इन्हें इसलिए कम मौका देते क्योंकि वो लता जी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। वहीं सुमन कल्याणपुर की हिंदी सिनेमा में एंट्री भी ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पर लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज की दीवानगी छाई हुई थी। उनके स्टारडम के आगे बेहद टैलेंटेड सुमन कल्याणपुर को हमेशा दूसरी कतार में ही खड़ा होना पड़ता। और सुमन कल्याणपुर की बदकिस्मती ये भी रही कि रेडियो और टीवी पर जब इनके गाने बजाए जाते तो भी अक्सर इनके गाए गानों को गलती से लता मंगेशकर का नाम दे दिया जाता। आए हो तो देख लो दुनिया जरा, जीने वालों ले लो। साथ ही उन दिनों लता जी गाने के लिए काफी बड़ी रकम फीस के तौर पर लेती थीं, तो कई प्रोड्यूसर्स तो सुमन जी की आवाज का इस्तेमाल अपने पैसे बचाने के लिए भी करते। इसी दौर में फिल्म सांझ और सवेरा का अजहू न आए बालम सावन बीता जाए में सुमन कल्याणपुर की आवाज को बेहद पसंद किया गया। कुछ फिल्मी जानकार दावा करते हैं कि इसके बाद लता मंगेशकर ने कई प्रोड्यूसर्स को ये कह दिया कि अगर वो सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। हालांकि एक बार मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर के बीच एक विवाद खड़ा हो गया और दोनों के बीच दूरियां कुछ इस कदर बढ़ गईं कि दोनों ने एक साथ गाना बंद कर दिया। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसी आवाज की तलाश में थे जो रफी साहब के साथ जुगलबंदी करने के काबिल हो। जाहिर है फिर सुमन कल्याणपुर को कुछ साल गाने के अच्छे मौके मिलते रहे। तुमने पुकारा हम चले आए, जान है थे। फिर इनकी और रफी साहब की जुगलबंदी कुछ ऐसी जमी कि दोनों के साथ गाए लगभग सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि रफी साहब के साथ लता मंगेशकर की आवाज है या सुमन कल्याणपुर की। मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती। लेकिन वक्त के सितम देखिए कि फिर रफी साहब और लता मंगेशकर का विवाद सुलझ गया और पुरानी स्थिति फिर से बहाल हो गई। 1965 में फिल्म आई गजल। फिल्म के सभी गीत लोगों ने बेहद पसंद किए। फिल्म में गाना था उनसे नजरें मिली और हिजाब आ गया। गाना लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और रिलीज भी हुआ, लेकिन बाद में इसे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया और फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज हटा दी गई। कहा जाता है कि उस दौर की स्थापित गायिकाएं सुमन कल्याणपुर के टैलेंट को कभी पचा ही नहीं सकी और इनके खिलाफ साजिशों के दौर चलते रहे। फिर भी सुमन कल्याणपुर ने हिंदी सिनेमा में 900 से ज्यादा गाने गाए। इसके अलावा इन्होंने मराठी में भी सैकड़ों गाने रिकॉर्ड किए और बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी में भी इनके गीतों की फहरिस्त काफी लंबी है। लेकिन इन्हें हमेशा ही लता मंगेशकर की डुप्लीकेट आवाज के रूप में इस्तेमाल किया गया और इनकी एक अलग पहचान कभी बन ही नहीं पाई। एक बार HMV ने उस दौर के 50 उम्दा गानों के 4 कैसेट्स रिलीज किए। इसमें सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा 7 गानों को शामिल किया गया था। गायकों की फोटो इन कैसेट्स के कवर पर प्रिंट की गई थी, लेकिन सुमन कल्याणपुर के सबसे ज्यादा गाने कैसेट में होने के बावजूद इनकी एक भी फोटो उस पर नहीं छापी गई। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजर। ऐसे सुपरहिट गीतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक एपिसोड में इन्हें शामिल करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन बेहद सहज और सरल स्वभाव वाली सुमन कल्याणपुर चुपचाप बेरहम सिनेमा जगत के जुल्म सहती रही और फिर खामोशी से फिल्म इंडस्ट्री को ही अलविदा कह दिया। रहे न रहे हम महका करेंगे।
सुमन जी ने 1981 में आई फिल्म नसीब में आखिरी गाना गाया, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। इस लिस्ट में दूसरा फेमस नाम आता है वाणी जयराम का। आप पहले इनके ये गाने सुनिए। वाणी एक साउथ इंडियन प्लेबैक सिंगर थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने अच्छी पहचान बनाई। खासकर इनका क्लासिकल बेस बहुत स्ट्रांग था। वाणी जयराम का जन्म 30 नवंबर 1945 को तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था और 1970s में जब हिंदी फिल्मों में इनकी एंट्री हुई तो इनकी गायकी को फ्रेश वॉइस माना गया। खासकर गुड्डी फिल्म के गाने बोले रे पपीहरा ने इन्हें ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया। वाणी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि लैंग्वेजेस में भी हजारों गाने गाए और 3 बार नेशनल अवार्ड्स भी जीते। मोरा साजन सपने। गुड्डी फिल्म के बाद इन्हें बहुत बड़ा फ्यूचर माना जा रहा था, लेकिन हिंदी सिनेमा में इनका ग्राफ उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी उम्मीद थी। इंडस्ट्री में ये बातें अक्सर कही जाती रहीं कि लता मंगेशकर का डोमिनेंस तब इतना ज्यादा था कि दूसरी फीमेल सिंगर्स को मौके काफी कम मिलते थे। कुछ गॉसिप कॉलम्स में ये भी लिखा गया कि वाणी जयराम को मिलने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स बाद में उनसे छीन लिए गए और उन्हें उतना प्रमोट भी नहीं किया गया। हालांकि वाणी जयराम ने खुद कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया या इस तरह की किसी कॉन्स्पिरेसी का कोई ऑफिशियल प्रूफ भी नहीं है, लेकिन फिल्मी जानकारों और मैगजीन्स ने अक्सर ऐसी बातें कही। इस वजह से वाणी को हिंदी फिल्मों में कंसिस्टेंट वर्क मिलना मुश्किल होने लगा और थक हार कर इन्होंने धीरे धीरे साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ ही अपना फोकस शिफ्ट कर दिया और बॉलीवुड की देवियों को नमन कर आगे बढ़ गईं। 4 फरवरी 2023 को वाणी जयराम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में अगला नाम है शारदा राजन अयंगर का। इनकी आवाज बिल्कुल अलग थी, उसमें खनक थी, मेलोडी और मासूमियत थी। तमिलनाडु के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली शारदा का जन्म 25 अक्टूबर 1937 को चेन्नई में हुआ था। तेहरान में एक प्रोग्राम के दौरान राज कपूर साहब से इनकी मुलाकात हुई और उनके जरिए ही मुंबई आकर ये कुछ म्यूजिक डायरेक्टर से मिली, कुछ मजे हुए उस्तादों से संगीत की ट्रेनिंग ली और फिर सूरज फिल्म में गाए 2 गानों से इंडस्ट्री में इनकी एंट्री हो गई। देखो मेरा दिल में चल गया, उन्हें देखा और बदल गया। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मैं। शारदा ने पहली फिल्म के लिए ही फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीत लिया और उस दौर की बड़ी गायिकाएं देखती रह गईं। हुआ यूं कि शारदा का गाया गीत तितली उड़ी और रफी साहब का बहारों फूल बरसाओ, इनके बीच 1966 के फिल्म फेयर अवार्ड में बराबर वोट मिले। हालांकि अवार्ड तो रफी साहब को मिला क्योंकि तब तक फिल्म फेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं थी, लेकिन पहली बार किसी फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में शारदा को स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के बाद फिल्म फेयर में फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी की शुरुआत हुई। इनकी शोख अल्हड़ आवाज को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये बहुत कम समय में ही सिंगिंग स्टार बन गईं और तब की दिग्गज गायिकाओं के लिए खतरा भी। हालांकि इसके बाद भी शारदा ने कई हिट गाने दिए। ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, सबसे देखो मेरा दिल में चल गया, उन्हें देखा और बदल गया। साथ ही इन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी हाथ आजमाया और दर्जनों खूबसूरत गीतों को अपने संगीत से सजाया। आज सोच के बताएंगे हम मिलते।
लेकिन आरोपों के मुताबिक फिर तब की कुछ दिग्गज गायिकाओं ने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाना गाने से साफ इनकार कर दिया और उन पर इनसे न गवाने का दबाव बनाना शुरू किया। हमको तो बर्बाद किया है और किसे साजिशें रची गईं, फिल्मों में इनके गाने रिकॉर्ड होने के बाद भी रिप्लेस कर दिए गए और ज्यादातर संगीतकार इन्हें काम देने से पीछे हटने लगे और शारदा बॉलीवुड की डर्टी ट्रिक्स का शिकार हो गईं। बता दें कि शारदा भारत की पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर रहीं, जिन्होंने 1971 में सिजलर के नाम से अपना पहला पॉप एल्बम रिलीज किया था। 1986 में रिलीज हुई फिल्म कांच की दीवार में इन्होंने ये अपना लास्ट फिल्मी सॉन्ग गाया। 14 जून 2023 को 89 साल की उम्र में शारदा जी का निधन हो गया। इन साइडलाइन की गई फीमेल सिंगर्स में एक और फेमस नाम आता है हेमलता का। इनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि सुनने वालों के दिलों में मानो शहद घोल देती थी। इन्होंने कम ही गीत गाए, लेकिन वो बेहद खास रहे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले, सपनों के गाँव में प्यार की खान। इस गायिका ने सिनेमा से लेकर टीवी की दुनिया तक लोगों के दिलों पर राज किया। लता भट्ट उर्फ हेमलता का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पापा जयचंद भट्ट शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे। बेबी लता ने छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया और 1967 में उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपैया में 14 साल की उम्र में गाना गाकर अपने करियर की शुरुआत की। रविंद्र जैन ने 1972 में फिल्म कांच और हीरा में हेमलता से गाने गवाए। इसके बाद भी हेमलता ने कई फिल्मों में अपनी गायकी का जादू दिखाया। 1976 में रविंद्र जैन ने फिल्म फकीरा के लिए इन्हें ऑफर दिया। इनका गाया गीत सुन के तेरी पुकार ने इन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1976 में फिल्म चितचोर के लिए हेमलता ने गाने गाए, जिसने इन्हें उस ऊंचाई पर ला खड़ा किया जहां उस दौर की सभी मशहूर गायिकाएं थीं। इस फिल्म के लिए हेमलता को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 1977 में दुल्हन वही जो पिया मन भाई में इन्होंने शानदार गीत गाए। इसके बाद आँखियों के झरोखों से आया साल 1978 में, जिसने छप्पड़ फाड़ सफलता पाई और हेमलता को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। वहीं 1985 में आई फिल्म नदिया के पार का एक गीत कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया इनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन 100 से ज्यादा फिल्मों में गाने गा चुकी हेमलता भी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का शिकार हुई और तंग आकर साल 1999 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बॉलीवुड पीछे छोड़ मैक्सिको चली गईं, जहां एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोला और उसमें लोगों को संगीत सिखाने का काम शुरू किया। हेमलता ने तकरीबन 38 से ज्यादा भाषाओं में 5000 से ज्यादा गाने गाए और ये एकमात्र ऐसी इंडियन प्लेबैक सिंगर रहीं जिन्होंने अमेरिका में संगीत अकेडमी की शुरुआत की। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ता है, आरती मुखर्जी। एक ऐसी आवाज जो सॉफ्ट भी थी, सोलफुल भी, और जिसने अपनी गायकी से लाखों दिलों को छुआ। 18 जुलाई 1943 को कोलकाता में जन्मी आरती मुखर्जी के गीतों में इनकी सादगी और भावनात्मक गहराई दिखती थी, जिसने लोगों को काफी प्रभावित किया। लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज होने के बावजूद इन्हें बॉलीवुड में वो मुकाम नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था। चलती को हवा कहते हैं, लगती।
इंडस्ट्री में अक्सर ये बातें उठती रहीं कि डोमिनेंट वॉइसेस और मोनोपोली के बीच आरती की यूनिक आवाज भी दब गई। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरवा से कैसे। लेकिन 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल में जो गाने इन्होंने गाए वो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ। हालांकि इन्होंने भी ना तो कभी किसी पर खुलकर आरोप लगाया और ना ही इन बातों का कोई ठोस सबूत सामने आया, लेकिन आरती मुखर्जी की कहानी उन आवाजों में गिनी जाती है जो आईं, दिलों में बसीं, लेकिन बॉलीवुड में लंबी रेस नहीं दौड़ पाईं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिग्गज गायिकाओं की टारगेटेड लिस्ट में अनुराधा पौडवाल का नाम भी शामिल है। हिंदी सिने जगत की एक महान फनकार जिनकी आवाज में अजीब सा सुकून और जादू था। जो भी इनकी मखमली और कर्णप्रिय आवाज सुनता वो उसी में खो जाता था। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। 27 अक्टूबर 1952 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कोंकणी परिवार में पैदा हुई अनुराधा पौडवाल ने 1973 में आई फिल्म अभिमान से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और बेहद कम वक्त में अपनी गायकी से लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। इन्होंने लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया और लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगी। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाह। तब कई संगीतकारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब लता जी का दौर खत्म हो गया है और अनुराधा का वक्त शुरू हो रहा है। लेकिन तभी अचानक इन्होंने टॉप पर चल रहा अपना फिल्मी सफर रोक दिया और फिल्मों से संन्यास ले लिया। तब खबर सामने आई कि बॉलीवुड की कुछ दिग्गज गायिकाओं ने इनकी सफलता से घबराकर इनके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रचनी शुरू कर दी थीं। इनके म्यूजिशियन पति को बेइज्जत करके आर.डी. बर्मन साहब के स्टूडियो से निकलवा दिया गया था और इनके गाए हुए कई गीतों को फिल्मों से रिप्लेस करवा दिया गया। फिल्म नागिन का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा पहले अनुराधा से गवाया गया था, लेकिन फिल्म रिलीज होने पर इसमें लता जी की आवाज सुन खुद अनुराधा भी चौंक गईं। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन। आखिरकार अनुराधा ने तंग आकर अपने करियर को नया आयाम देने के लिए गुलशन कुमार के साथ काम करना शुरू किया और फिर सिर्फ भजनों तक ही खुद को सीमित कर लिया। साल 1991 में पहले जहां इनके पति की मौत ने इन्हें तोड़ दिया, तो वहीं आगे इन्हें सपोर्ट करने वाले गुलशन कुमार भी 1997 में नहीं रहे और इस सबके बीच इंडस्ट्री की डर्टी पॉलिटिक्स ने इन्हें साइडलाइन कर दिया। यानी नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्मश्री पाने वाली सिंगर भी इंडस्ट्री की दिग्गजों की राजनीति से खुद को नहीं बचा पाई। मुझे कोई दे दे ज़हर, हंस के मैं पी लूंगी। इस लिस्ट के अगले नाम को जानकर भी आपको हैरानी होगी, जो कि हैं अलका याग्निक। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने। अनुराधा पौडवाल की तरह ये भी काफी फेमस रहीं और बड़ी बात ये कि इन पर बड़ी गायिकाओं की पॉलिटिक्स का ज्यादा असर नहीं हुआ। 20 मार्च 1966 को कोलकाता की गुजराती फैमिली में जन्मी अलका याग्निक ने जब फिल्मों में दस्तक दी तो सिने प्रेमियों में इनके लिए बेइंतहा दीवानगी देखने को मिली। इनकी गायकी का जादू हर उम्र वर्ग के श्रोताओं पर हुआ और आशिक दिल यंगस्टर्स तो जैसे इनकी आवाज के तिलस्म में खोकर इनसे प्यार ही कर बैठे। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है कोई। इनकी वॉइस क्वालिटी उस दौर की ज्यादातर फीमेल सिंगर्स से बेहतर थी। आवाज में मधुरता थी। इन्होंने क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ले रखी थी और टफ से टफ गीतों गजलों को भी बहुत ही आसानी से गा लेती थीं। किसके शानों पे वो आशिकों को
80-90 के दशक में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं का जादू बोल रहा था, तब इन्होंने मंगेशकर बहनों के उस वर्चस्व और दादागिरी को तोड़ डाला और अपनी गायकी से बॉलीवुड में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। रहने भी दो, जाने भी दो, अब छोड़ो ना, मुंह मोड़ो ना, ये समा। इन्होंने हिंदी के अलावा भोजपुरी, गुजराती, बंगाली सहित 16 भाषाओं में 20,000 से ज्यादा नगमों को आवाज से सजाया और सबकी मोनोपोली की हवा निकाल दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन्होंने 3 नेशनल अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड और सैकड़ों दूसरे सम्मान अपने नाम किए। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके। इस तरह अलका याग्निक हिंदी सिनेमा की वो गायिका बन गईं जिन्होंने मंगेशकर बहनों के तिलिस्म को तोड़ा और बॉलीवुड की नई क्वीन बनी। इन्होंने संगीतकारों को बाध्य किया कि वो बड़ी गायिकाओं से डरे बिना किसी और को अपने गानों में मौका दें और आजादी से अपने गानों के लिए प्लेबैक सिंगर का चुनाव कर सकें। टिप टिप बरसा पानी, पानी आग। हालांकि तब तक उन गायिकाओं की उम्र भी काफी हो चली थी और खासकर लता जी ने सिंगिंग से दूरी बनानी भी शुरू कर दी थी, तो कुछ हद तक इसका फायदा भी अलका को हुआ। रंग ये गम का इतना है गहरा, सदी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन गायिकाओं की कहानी? आप इससे कितना अग्री या डिसअग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।